भारत की विदेश नीति अब पहले जैसी नहीं रही। ये बदल रही है और ज्यादा असर्टिव होती जा रही है। अब ये सिर्फ रिएक्शन देने वाली पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच है। तो चलिए इसी को समझते हैं। सोचिए, एक आतंकी हमला, एक नदी को लेकर हुई संधि और एक ट्रेड ब्लॉकेड। सुनने में ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इन तीनों के बीच एक गहरा कनेक्शन हो? असल में इन सबको जो चीज जोड़ती है वो है भारत की एक नई सोची समझी स्ट्रेटेजिक प्लेबुक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न फ्रंट की, मतलब पाकिस्तान की, जहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जैसा सब जानते हैं, एक लगातार चुनौती बना हुआ है। देखते हैं कि भारत का जो मल्टी फैसेटेड रिस्पॉन्स था वो असल में था कैसा। देखिए, जब पहलगाम में अटैक हुआ तो भारत का जवाब सिर्फ तेज नहीं था, बल्कि कई लेवल्स पर था। आप सोचिए, सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर मिलिट्री एक्शन भी, डिप्लोमैटिक प्रेशर भी और इकोनॉमिक सैंक्शंस भी, सब एक साथ। ये एक बहुत ही सोचा समझा और पावरफुल मैसेज था कि अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। इस रिस्पॉन्स का जो मिलिट्री पार्ट था वो था ऑपरेशन सिंदूर, और इसमें जो सबसे कमाल की बात थी वो थी इसकी प्रिसीजन। 25 मिनट में 24 स्ट्राइक्स, लेकिन निशाना सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर। मिलिट्री या सिविलियन ठिकानों को छुआ तक नहीं गया। मतलब मकसद एस्केलेशन नहीं था, मकसद ये दिखाना था कि भारत अब चुपचाप सब कुछ नहीं सहेगा। पर कहानी सिर्फ मिलिट्री एक्शन पे खत्म नहीं होती। भारत इससे भी एक कदम आगे गया, डिप्लोमैटिक फ्रंट पर। अब सवाल ये उठता है कि भाई, एक नदी डिप्लोमेसी का इतना पावरफुल टूल कैसे बन सकती है? इसका जवाब छिपा है इंडस रिवर सिस्टम में। ये मैप साफ दिखाता है कि कैसे भारत से बहने वाली नदियां पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन है, और 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो इसी पानी के बंटवारे को गवर्न करती है। और ये डिपेंडेंसी कोई छोटी मोटी नहीं है। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। पाकिस्तान की 80% से ज्यादा खेती, 1/3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सब इन्हीं नदियों के पानी पर टिकी है। तो जाहिर है इस ट्रीटी को सिर्फ टेम्पररी तौर पे सस्पेंड करने की बात करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नॉन मिलिट्री प्रेशर टैक्टिक है। तो सवाल उठता है, भारत ने अपने इस एक्शन को इंटरनेशनली जस्टिफाई कैसे किया? यहीं पर एंट्री होती है अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्रिन की। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर कोई देश अपनी जमीन पर मौजूद टेररिस्ट ग्रुप्स को कंट्रोल करने में या तो नाकाम है या करना ही नहीं चाहता, तो दूसरे देश को सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है। बेसिकली भारत अब सेल्फ डिफेंस के लिए अपने रूल्स खुद लिख रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई वेस्टर्न फ्रंट की बात। अब जरा ईस्ट की तरफ चलते हैं। यहां बांग्लादेश के साथ भारत का रिश्ता ये दिखाता है कि कैसे ट्रेड और इकोनॉमिक्स को अब स्ट्रेटेजिक टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां खेल है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी का। सीधी भाषा में कहें तो टिट फॉर टैट, या जैसे को तैसा। जब बांग्लादेश ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर कई तरह की पाबंदियां लगाईं, तो इंडिया ने भी ठीक वैसा ही जवाब दिया। देखिए, इसका मकसद सिर्फ फेयर ट्रेड सुनिश्चित करना नहीं था, बल्कि ये एक साफ संदेश था कि अब वन साइडेड फैसलों का जमाना गया। लेकिन ये मामला सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट का नहीं है। इस बयान से जियोपॉलिटिकल एंगल बिल्कुल साफ हो जाता है। जब बांग्लादेश का कोई लीडर अपने देश को चीन के लिए गार्डियन ऑफ द ओशन बताए, तो ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का इशारा है। और भारत के जो इकोनॉमिक मूव्स हैं उन्हें इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। और भारत का लॉन्ग टर्म जवाब वो है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये बांग्लादेश पर हमारी डिपेंडेंसी कम करने और अपने ही नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से सीधे जुड़ने की एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है। म्यांमार के रास्ते से ये एक बिल्कुल नया ट्रेड कॉरिडोर खोलता है। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो पश्चिम से लेकर पूरब तक ये जो डिपेंडेंसी कम करने की सोच है, यही हमें अब ग्लोबल स्टेज पर ले आती है, जहां इंडिया एक तरफ तो राइवल पावर्स के बीच बैलेंस बना रहा है और दूसरी तरफ नए स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स भी तैयार कर रहा है। इसे कहते हैं इंडिया की डी-हाइफनेशन पॉलिसी। बहुत सिंपल मतलब है इसका। इंडिया अब किसी एक देश के साथ अपने रिश्ते को किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखता। जैसे वो इजराइल और ईरान, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, दोनों के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट्स के हिसाब से इंडिपेंडेंट रिश्ते बना रहा है। मतलब किसी की टीम में नहीं खेलना, बस अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना। और बात सिर्फ रिश्ते बैलेंस करने की नहीं है, इंडिया अपने खुद के रास्ते भी बना रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है INSTC, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये स्वेस कैनाल का एक ज्यादा तेज और सस्ता ऑल्टरनेटिव है, जो ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स पर हमारी डिपेंडेंसी को कम करता है।
पर सवाल यह है कि इन नए कॉरिडोर्स और पार्टनरशिप्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। सार्क देशों के बीच आपस में ट्रेड कितना है? सिर्फ 5 से 7%। वहीं आसियान में ये 22% और यूरोपियन यूनियन में 45% है। ये नंबर साफ साफ दिखाते हैं कि सार्क जैसे पुराने रीजनल ग्रुप इनइफेक्टिव रहे हैं और इसीलिए भारत को नए रास्ते खोजने पड़ रहे हैं। तो इस सब का इंडियन डिप्लोमेसी के फ्यूचर के लिए मतलब क्या है? सीधी सी बात है, नई प्लेबुक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच पर टिकी है और इसका कोर आइडिया यह है कि भारत अपनी नेशनल पावर के सारे टूल्स को मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक सबको एक साथ और कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ये सब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो अगर इस पूरी नई प्लेबुक को समझना हो तो इसे 3 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप 1, प्रॉब्लम क्या है उसे पहचानो, चाहे वो सिक्योरिटी थ्रेट हो या अनफेयर ट्रेड। स्टेप 2, अपने सारे लीवर्स मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एक साथ इस्तेमाल करो। और स्टेप 3, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाओ ताकि दूसरों पर डिपेंडेंसी कम हो। बस यही है इस नई सोच का मूल मंत्र। तो जैसे जैसे भारत की ये नई और ज्यादा असर्टिव प्लेबुक खुल रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुनिया इस पर रिएक्ट कैसे करेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।